हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हमने सारी चीज़ें जो भी कवर करनी होती है मोल कॉन्सेप्ट सीरीज़ में हमने कवर करी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इन्फॉर्म किया था। आज खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो मैंने सबसे अच्छा तरीका क्या है क्वेश्चंस करने का कि PYQs कर लेते हैं। उससे पता चलेगा कि अब जेईई मेंस में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जितना मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो करने के बाद क्या आप वो सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहने वाले, काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले, 15-20 क्वेश्चंस करेंगे और एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको पता चले कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए थे, जिस प्रकार के क्वेश्चंस DSA में थे, उसी प्रकार के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं। आज जेईई मेंस का प्रैक्टिस सेशन है। जेईई एडवांस भी देखेंगे, तो जेईई एडवांस से भी मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, जेईई एडवांस भी मोल कांसेप्ट से इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट। तो आज हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन PYQ विच इज प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस इन जेईई मेंस। रीकैप में हमेशा ये स्लाइड होती है, आप सभी के सामने मोल्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। क्या आपको याद है शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट शुरू कराने से पहले मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाई थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए थे। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चे, जेईई मेंस में भी दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, दूसरे आते हैं 1 सेकेंड, शायद से 1 सेकेंड हाँ जी, ठीक है। वी आर लाइव नाउ। मैंने चैट्स थोड़ी सी बंद कर दी थी, अभी स्टार्ट है चैट्स। अब आप मुझे चैट पे हाय लिख के भेज सकते हैं। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि जैसे कि जेईई मेंस की बात कर रही थी कि जेईई मेंस के हम सवाल करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है जेईई मेंस का, आपकी स्क्रीन पे देखिए। मोलारिटी ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इन 500 मिलीलीटर सोल्यूशन। हाँ जी, जो बात बीच में रह गई थी वो ये थी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने कराए थे ना, अब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। क्यों? क्योंकि जेईई मेंस में दो प्रकार के सवाल आते हैं, इवन जेईई एडवांस में भी दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरे होते हैं इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप। मतलब वहां पे आपको सिर्फ नंबर टाइप करने पड़ते हैं। अब कितने नंबर टाइप करने, वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर टाइप करने होते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है और बहुत बच्चों के मार्क्स इसी वजह से कटते हैं। आंसर तो ले आते हैं यूनिट्स में, फिर उसकी यूनिट्स को 10 टू द पावर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने में गड़बड़ियां करते हैं। तो आज हम वो सारी बारीकियां सीखने वाले हैं। बहुत जरूरी है, ये बारीकियां ही चेक होती है क्योंकि ये कैसा है, फिल्टर करने वाला है, बच्चों का फिल्टर करता है। ये पेपर फिल्टर आउट कर देता है बच्चों को जेईई मेंस। चलिए, आपको मोलारिटी दी हुई है एक सोल्यूशन की जिसमें x ग्राम एनहाइड्रस CuSO4 है इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन इज दिस। तो सबसे पहली गिवन चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेरे पास गिवन क्या क्या है, सभी को दिखाई दे रहा है। गिवन है मेरे पास मोलारिटी कैपिटल M कितना है, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 मोलर सोल्यूशन दे रखा है। साथ ही में इसका वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो जब भी मैं SOL और उसके ऊपर N लिखूंगी, इसका मतलब कि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कि है 500 मिलीलीटर दे रखा है। इसी के साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करनी है मोलालिटी, मतलब कि स्मॉल m। ये सारी डेफिनेशंस आपको याद हो जानी चाहिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है और इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही में आपको दे रखी है इसकी डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। याद रखना, मैंने हर बार बोला है कि डेंसिटी बच्चा आपकी हमेशा सोल्यूशन की होगी, सॉल्वेंट की, सोल्यूट की नहीं होती, हमेशा पूरे सोल्यूशन की होती है जिसमें कि सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट मिक्स्ड है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर दे रखी है। तो डेंसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इजंट इट। ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला,
ठीक है, वॉल्यूम भी है मेरे पास, तो मैं मास ऑफ सोल्यूशन इससे बहुत इजीली निकाल सकती हूँ कि नहीं। और मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एक बार निकालते हैं उसके बाद देखते हैं। अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है कितना, 500 ml, वो मैं यहाँ लिख दूं। सो देयरफॉर मास ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 1.25 इंटू 500 हो जाएगा। तो 1.25 इंटू 500 जब मैं करती हूँ तो 625 ग्राम मेरा आंसर आता है, 625 ग्राम। ये क्या है, सोल्यूशन का मास है, राइट। अब आपको मोलालिटी की वो क्या होती है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो एन सोल्यूट लिख रही हूँ, मोल्स लेते हैं सोल्यूट के डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेते हैं कि नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, यही होता है मोलालिटी का फॉर्मूला। तो अब मुझे मास किसका निकालना है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का मास तो आ गया, तो सॉल्वेंट का कैसे मास निकाल सकती हूँ, सोल्यूट के मास से सब्ट्रैक्ट करके। तो सोल्यूट का मास निकाल लेते हैं मोलारिटी से। तो मोलारिटी की क्या डेफिनेशन होती है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, यही होती है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो मुझे नहीं पता, पर मोलारिटी मुझे पता है, कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻1 विच इज इक्वल्स टू, मोल्स मुझे नहीं पता, वॉल्यूम मुझे पता है कितना है, 500 ml, तो यहाँ इंटू 1000 कर देती हूँ, तो मेरे मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट बच्चा कितने आएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन खींच देते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.1 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स आ गए आपके पास। सोल्यूट के 0.1 मोल्स आ गए। मोल्स से मैं मास निकाल सकती हूँ, वेरी इजीली निकाल सकती हूँ। यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो चीजें आइडेंटिफाई करने में। ये मोल्स आ गए, अब मोल से मास निकाल देती हूँ, तो मास ऑफ सोल्यूट, किसका मास निकाल रहे, सोल्यूट का। तो क्या होता है, मास होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास, मोलर मास। और सोल्यूट क्या है आपका, CuSO4। CuSO4 का मोलर मास क्या होगा बच्चा, कॉपर का मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 63.5। याद रखो, मैंने बोला था कुछ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखने। 63.5 इसका मोलर मास होता है। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। सभी को ऐड करूंगी तो बच्चा मेरा आंसर आ जाएगा इसका, कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा इसका, 1 सेकेंड, मास ऑफ सोल्यूट जब मैं निकालूंगी 0.1 इंटू 159.5 कितना आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, मोल्स है 0.1 इंटू 159.5, जिससे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15.95 ग्राम। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब इसको जो भी ये आएगा इसको इससे माइनस कर दूं, आ जाएगा। ठीक है, 15.95। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। निकालना है कि नहीं निकालना, तो सॉल्वेंट का मास मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। इजी, सोल्यूशन का कितना मास है, 625 ग्राम, निकाला था डेंसिटी से, और सोल्यूट का मास अभी निकाला 15.95। ठीक है, इसको जब करेंगे इसके बाद क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चा 609.05। कितना आएगा, 609.05 ग्राम्स इसका आंसर आ गया। वेरी इजी, क्या आ गया, 609.05 आपकी मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब सिंपल मोलालिटी निकाल लेनी है इससे। ठीक है, मैंने सभी के लिए एक एक पेज ही रखा है, थोड़ा मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, हर बार आपकी मैडम थोड़ा स्पेस डालना भूल जाती है। तो ठीक है, इतना आ गया। सबसे पहले क्या किया, देखो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है,
पहले गिवन क्वांटिटीज लिख ली जो जो गिवन था, और मुझे मोलालिटी पूछी है। मोलारिटी से मैंने क्या निकाला, मोल्स निकालिए सल्यूट के, फिर उन मोल्स से मैंने क्या निकाला, मास ऑफ सल्यूट निकाल लिया। ठीक है, डेंसिटी जो दे रखी थी, डेंसिटी सोल्यूशन की होती है, वॉल्यूम भी दे रखा था, तो उससे मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। अब मुझे मोलारिटी में पुट करने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो इसीलिए सोल्यूशन और सोल्यूट को माइनस करूंगी तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब सिंपल मैं मोलालिटी कैलकुलेट कर लेती हूँ। मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स कितने आए थे 0.1, और मास ऑफ सॉल्वेंट है 609.05 ग्राम्स है, तो इंटू 1000 भी करना पड़ेगा इसको, राइट। तो आपका फाइनल आंसर बच्चा आएगा, फाइनल आंसर आएगा आपका 0.164। कितना आएगा, 0.164। ये आपकी मोलर सोल्यूशन आ गई। बट लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इट्स मोलालिटी विल बी दिस इंटू 10⁻⁻3। अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। -3 का क्या मतलब है कि बच्चा यहाँ पे आंसर आएगा 164। क्या आएगा, केवल और केवल 164, 0.164 आया, राइट। अब इसको 10⁻³ करना है, इसका मतलब कि ये वाला जो मेरा डेसिमल पॉइंट है, इसको 3 पॉइंट्स मुझे इस साइड, राइट साइड मूव करना, लेफ्ट साइड मूव करना, जो भी राइट लेफ्ट है आपका, ठीक है। तो आप राइट मान लीजिए इसको, तो राइट साइड मूव करना है आपको इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 164 इंटू 10⁻³ अंडरस्टूड। वेरी इजी क्वेश्चन, वंस अगेन दिस इज हाउ यू अप्रोच इट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, वही सब कॉन्सेप्ट पे था जो मैंने इतने सारे सवाल कराए हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। थोड़ा काम माइंड से, काम एंड फ्रेश माइंड से अप्रोच करेंगे तो सब कुछ इजी लगेगा कि मैम मोलारिटी से मैंने मोल्स निकाल लिए, मोल्स से मैंने मास निकाल लिया, डेंसिटी से सोल्यूशन का मास निकाल लिया, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सोल्यूशन और सोल्यूट को माइनस कर दिया, सिंपल मोलालिटी निकाली। वेरी इजी क्वेश्चन, +4 मार्क्स अपने आप को दे देना अगर ये आ गया आपको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें आपने 1 मोल इथाइल अल्कोहल डाला है और 9 मोल उसमें पानी है। The mass percent of solute in solution is, mass percent पूछा है आपसे, तो मास परसेंट निकालने के लिए मास तो निकालना ही पड़ेगा। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता है, इस समय आपको नहीं पता होगा, बट धीरे धीरे ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ये होता है इथाइल CH3CH2OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का अगर मैं मोलर मास देखती हूँ, मोलर मास जब मैं कैलकुलेट करती हूँ इथाइल अल्कोहल का, तो बच्चा आता है वो 46 ग्राम पर मोल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास। सिमिलरली आपके पास वाटर है, वाटर ये है, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दे ही रखा है, सॉरी जो मैंने लिखा है इसकी जरूरत ही नहीं थी। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास दे रखा है, वाटर का आपको मोलर मास दे रखा है, ठीक है। अब मोलर मास दे रखा है तो इससे मोल्स भी दे रखे हैं, मोलर मास, तो गिवन मास तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ अल्कोहल की जगह OH लिख रही हूँ, कितना हो जाएगा मास ऑफ अल्कोहल, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो कि 1 है, 1 × 46 विच इज इक्वल टू 46 ग्राम है आपके पास अल्कोहल। और मास ऑफ वाटर निकालूंगी तो कितना होगा, मास कैसे निकालते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास, सिंपल, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स है वाटर के 9, मोलर मास है 18, तो कितना आंसर आ जाएगा 18 × 9 विच इज इक्वल्स टू 162 ग्राम्स। कितना आएगा 162 ग्राम्स। 162 ग्राम्स आपके पास क्या आ गया, पानी। अब दोनों के मासेस आ गया, आपको मास परसेंट निकालना है। वेरी इजी, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, देख लो, मैंने बोला था इससे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस अप्रोच पता होनी चाहिए। कभी कभी टिपिकल आते हैं, 1-2 टिपिकल होंगे, बाकी सारे इजी होते हैं। अब मास परसेंट निकालना है। मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट।
तो सल्यूट का क्या मास है? सल्यूट है अल्कोहल, है कि नहीं? तो 46 ग्राम मास ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मास विच इज 46 प्लस 162 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा? तो जब इसको कैलकुलेट करूंगी बच्चा तो मेरा आंसर आएगा 22%। कितना आएगा? 22%, और वही इसका आंसर है। 22% वुड बी योर आंसर, दैट इज योर मास परसेंटेज। इजी, देखो इजी क्वेश्चन है, 2024 जेईई मेंस पे क्वेश्चन आ रखा है। आप ये देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मैम मुझसे जेईई के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अभी से। जरूरी है ये वाला सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने का कि सिंपल कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़े हैं वही यूज हो रहे हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट है मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज। अब आपको स्मॉल एम मोलालिटी दे रखी है, कितनी है? 4.44 मोलल सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज दिस। मोल फ्रैक्शन यूरिया का कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? x इंटू 10⁻³ आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है, और x की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करनी है, साथ में कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, इसको कैलकुलेट कैसे करना है? तो एकदम माइंड फ्रेश कर लो। सबसे पहले जो दे रखा है वहीं से शुरू हो जाओ। क्या क्या दे रखा है? मोलालिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन दे रखा है, किसका? यूरिया का, है ना? तो यूरिया के मोल फ्रैक्शन से शुरू हो जाते हैं, इजी चीज लग रही है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यही होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब मोल्स ऑफ यूरिया आप कैसे निकालोगे? यहाँ मोलालिटी से। मोलालिटी का क्या मतलब होता है कि 4.44 मोलल सोल्यूशन का मतलब है कि इतने मोल्स किसमें प्रेजेंट है? 1 किलो पानी में। किसमें प्रेजेंट है? इसको इजी फॉर्मेट में मैं लिख देती हूँ, इरेज करते हैं इसको पहले। इजी फॉर्मेट, इतना मोलल सोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास 4.44 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है, किसमें? 1000 ग्राम वाटर में या फिर 1 kg वाटर में। एक ही बात है, इसका यही मतलब होता है कि इतने मोल्स ऑफ यूरिया आपके पास 1000 ग्राम या 1 किलो पानी में प्रेजेंट है। मोलल सोल्यूशन का ही मतलब होता है। तो मोल्स ऑफ यूरिया तो है मेरे पास 4.44, वही यहाँ पे भी लिख देती हूँ 4.44 प्लस मोल्स ऑफ वाटर मुझे निकालना है मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स कैसे होते हैं? गिवन मास जो कि है 1000, है कि नहीं, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। H2O का मोलर मास होता है 18, H2O ऑक्सीजन इज 16 प्लस 2 हाइड्रोजन्स। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो बच्चा 1 सेकेंड, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपके पास 0.074 आ गया। ठीक है, अब इसमें यही दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज x इंटू 10⁻³ और आपका तो ये मोल फ्रैक्शन आया है ना। अब इसको इस साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगी? 10⁻³ अब इस डेसिमल पॉइंट को जो आपको यहाँ दे रखा है, इसका मतलब इसको 3 पॉइंट्स मुझे मूव करना है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको 3 पॉइंट्स मुझे मूव करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इधर पे मूव करूंगी तब क्या लिख सकती हूँ? इसको इस प्रकार से लिख सकती हूँ 74 इंटू 10⁻³ इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसमें यहाँ पे सिंपल आंसर आएगा 74। कुछ भी मुश्किल था इसमें नहीं, इजी शांत दिमाग से जो चीजें दे रखी है वो करना है। मोलल सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो मोलालिटी देने का ये मतलब होता है कि इतने मोल्स मेरे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि मोलालिटी की फॉर्मूला क्या होता है? एक मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होता है ना फॉर्मूला। तो
जितना भी मोलर सोल्यूशन है उसका मतलब है कि 1 किलो में कितने मोल्स प्रेजेंट है वो आपको मोलालिटी बताती है। ये चीज याद रखो, मोलालिटी का मतलब है इतने मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1000 ग्राम पानी में। अगर ये मोलालिटी की जगह मोलारिटी होता तो इसका मतलब होता कि 4.44 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में, क्योंकि वो मोलारिटी हो गया या मोलालिटी है तो 1000 ग्राम पानी में। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट फंडा यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। चले आगे, इजी था ये, फिर से 2024 न्यूमेरिकल था आपके पास, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे, ये हमने कर ही लिया। नेक्स्ट है ये वाला, फ्रॉम 6.55 ग्राम ऑफ एनिलीन the maximum amount of acetanilide that can be prepared will be। अब मुझे पता है सारी नई टर्म्स है आपके लिए, पर जब तक आप जेईई मेंस देने जाते हो तो एसिटिलीन, एनिलीन सब बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आपको पता हो, बट इसीलिए मैं रिएक्शन लिख देती हूँ ये क्या बोल रहा है, बट सॉल्व करना आना चाहिए। एक बार रिएक्शन लिख दिया उसके बाद आपको आना चाहिए, राइट। रिएक्शन बच्चा ऐसे होगा, एनिलीन होता है आपका C6H5NH2। इसकी जब रिएक्शन में किससे कराती हूँ, एसिटिक एनहाइड्रेट से करा दी, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3 से रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या बनता है, मेरा बनता है C6H5NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन रहा है, यही बोल रहा है। और साथ में बन जाएगा CH3COH प्लस CH3COOH, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा ये हम ऑर्गेनिक में सीखेंगे, इजी है ये भी, अभी मुश्किल लग रहा होगा बट ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा। ये तो मोस्टली 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम 6.55 ग्राम, ये वाला कंपाउंड आपने लिया है 6.55 ग्राम। अभी इसको बैलेंस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, मतलब 1 मोल ऑफ एनिलीन से 1 मोल एसिटिनिलाइड बन रहा है। ये है आपका एसिटिनिलाइड, ये क्या है, एसिटिनिलाइड है, और ये है बच्चा आपका एनिलीन, ठीक है। ये एनिलीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। 6.55 ग्राम आपने एनिलीन लिया है और ये पूछ रहा है कि what is the maximum amount of acetanilide that can be prepared from इतने ग्राम ऑफ एनिलीन। तो हमें इसका मोलर रेशियो तो पता चला क्या, कि अगर इसका 1 मोल लग रहा है तो इसका भी 1 ही मोल लगेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास कितने मोल्स है मैं वो कैलकुलेट कर लेती हूँ, फिर इनको मोल्स में क्या कर दूंगी, रिलेट कर दूंगी। इजी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं। तो सिंपल से क्या कर सकते हैं, अब इसके मोलर मासेस आपको नहीं गिवन तो आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, है ना। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीजन का 16। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते तो ये बच्चा एनिलीन का मोलर मास आता है, यहाँ पे लिख रही हूँ एनिलीन का मोलर मास है, एनिलीन का मोलर मास है 93, कितना है 93 ग्राम पर मोल। तो इसके मोल्स निकाले तो मोल्स कितने आ जाएंगे 6.55 अपॉन 93 विच इज इक्वल टू बच्चा 0.0704 मोल्स। एनिलीन के आ गए, एनिलीन के कितने मोल्स आए 0.0704, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस बेसिस पे हमें पता चला इसके 1 मोल्स है तो इसके भी बच्चा 1 ही मोल होगा, है ना। अगर इसके 0.0704 मोल्स है तो इसके भी 0.0704 मोल्स ही होंगे, राइट। तो इसके 0.0704 मोल्स है तो इसका मोलर मास क्या होता है, इसका मोलर मास होता है बच्चा, मोलर मास होता है इसका 135 ग्राम पर मोल, 135 ग्राम पर मोल। ये क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया, राइट। अब इस मोलर मास से क्या करना है, ये मोलर मास आ गया। अब मुझे क्या निकाले, मुझे मोल्स भी पता है तो मुझे गिवन मास निकालना है। तो रिक्वायर्ड तो नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल वेट। क्या होगा
मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स है मेरे पास 0.0704 इंटू मोलर मास इज 135। तो इससे मेरी थ्योरेटिकल वेट आ जाएगा बच्चा मेरे पास 9.504। कितना आएगा? 9.504 ग्राम आ गया। बस इतना ही चाहिए कि अगर इसका 1 मोल ये 1 मोल बना रहा है, तो अगर ये मेरे पास 0.0704 मोल है तो ये भी मेरा 0.0704 मोल ही बनेगा, क्योंकि 1:1 का रेशो है। तो 0.0704 मोल का मैंने मास निकाल, क्योंकि मुझे मोलर मास पता है, मुझे मोल्स पता है, तो मैं गिवन मास बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैंने करा इसका मोलर मास कैलकुलेट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद जब मेरा मोलर मास कैलकुलेट हो गया, अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻1 में आपको क्या दी हुई है? फिर से साइंटिफिक नोटेशन। तो -1 में जब दी हुई है तो क्या करूंगी? इसको कर दूंगी किस प्रकार से? तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, 95.04 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? ये वाला यहाँ पे मूव कर दिया तो 10⁻⁻1 इसका आंसर आ गया। इजी आ गया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है आपके पास फिर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नजर आ रहा है। x ग्राम लिया है आपने इथाइल अमीन, उसकी रिएक्शन आपने कराई है NaNO2 से एंड उससे वाटर रिलीज हुआ है और नाइट्रोजन गैस भी निकली है जिसका इतना लीटर ऑक्यूपाई करा है टेस्टीपी। तो x इज, अच्छा ठीक है, इथाइल अमीन का फॉर्मूला लिख रही, वो होता है CH3CH2NH2। इथाइल अमीन की रिएक्शन आपने किससे कराई है? NaNO2HCl से। किससे कराई है? NaNO2HCl, और साथ में आपने वाटर भी दिया है, ठीक है, फॉलोड बाय वाटर। तो यहां से नाइट्रोजन गैस निकली है, ठीक है, विच ऑक्यूपाइज एट दिस। तो इसमें क्या हुआ है? नाइट्रोजन गैस निकली, प्लस जो भी निकला होगा वी आर नॉट कंसर्न, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये बोल रहा है इसमें निकली आपकी 2.24 लीटर नाइट्रोजन गैस। अब ये लीटर नाइट्रोजन गैस के दे रखी है, इसके मोल्स निकालने तो हमें आते हैं कि नहीं, कि 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर। तो 2.24 लीटर का क्या मतलब हो गया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो मैं निकाल सकती हूँ बहुत आसानी से, 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4 विच इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। आ गए 0.1 मोल मेरे पास नाइट्रोजन का आ गया। अब x ग्राम आपने ये कितना लिया है? आपने लिया है ये x ग्राम लिया है, ठीक है। x ग्राम से आपके पास 2.24 लीटर मतलब 0.1 मोल्स की आपके पास नाइट्रोजन आ रही है, ठीक है। हाँ जी, और क्या क्या दे रखा है? इसका ये इतना दे रखा है आपको। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप? 0.1 इंटू में कर देती हूँ इसका मोलर मास। तो ये अगर इतना बचा, ये हमेशा 1:1 का रेशो चलता है, ये इसका 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही निकलेगा। तो ये अगर आपके पास 0.1 मोल है तो ये वाला भी आपको 0.1 मोल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मोलर मास में लिख देती हूँ, मोलर मास होता है इसका 45 ग्राम पर मोल, ठीक है, 45 ग्राम पर मोल। तो इसके 0.1 मोल्स यूज हुए तो इसके भी 0.1 मोल्स ही यूज होंगे। तो फिर रिक्वायर्ड मास लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड मास ही पूछा है ना क्वेश्चन में। हाँ, x कितना ग्राम है? तो x ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स है मेरे पास 0.1 इंटू 45, तो इतनी हो जाएगी 4.5 ग्राम्स हो गई। 4.5 ग्राम से फिर से 10⁻⁻1 में पूछा हुआ है तो क्या करूंगी? 45 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 45 का आ गया। तो ये आपको साइंटिफिक नोटेशंस में करेक्टली कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ पे डेसिमल्स की मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सीख जाइए कि कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ मैं, जो आंसर आ रहा है
उसको जो जिस नोटेशन में पूछा गया है उसी नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। ये फिर से बहुत इजी वन लाइनर क्वेश्चन था कि 1:1 का रेशो चलेगा। अब आप पूछोगे कि मैम मुझे पता ही नहीं था कि 1:1 का चलेगा, तो मोस्ट रिएक्शन में जहां नहीं दे रखा होता ना, तो अज्यूम कर लेना, स्पेशली ऑर्गेनिक में क्या अज्यूम कर लेना कि 1:1 का रेशो ही चलेगा। अगर कोई टिपिकल रिएक्शन है जो आपने कभी नहीं देखी, तो 1:1 के रेशो से मोस्टली रिएक्शंस हो जाती है ऑर्गेनिक वाली। तो इस प्रकार से आपका आंसर भी आ गया। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 10 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन। कोई हाइड्रोकार्बन है, लिख रही हूं CXHY। हाइड्रोकार्बन क्या होती है? जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, तो उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है मुझे नहीं पता, तो CXHY लिख दिया। उससे बोला कि ये आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है ये है आपके पास 10 मिलीलीटर की। मान लिया मैंने आपकी बात, इसका कंबशन कराया। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट कराया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, ऑक्सीजन से मैंने कंबशन कराया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन से कंबशन कराने पे आपका CO2 बना प्लस आपका बना वाटर, यही बनता है कंबशन कराने में। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि आपको 40 मिलीलीटर बना है आपका CO2, ठीक है, और आपका 50 मिलीलीटर बना है वाटर, तो ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द हाइड्रोकार्बन, तो पूछ रहा है कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन, मतलब x और y का नंबर पूछ रहा है ये, राइट, x + y कितने हैं ये पूछ रहा है। तो अब देखो इसको कैसे अप्रोच करना। अब ये इक्वेशन पहले बैलेंस करके दिखाओ। यहाँ पे देखो C कार्बन मैंने यहाँ कितने लिए, x कार्बन लिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी x कार्बन होंगे CO2 वाले पे, यहाँ पे भी तो कार्बन है ना, तो x यहाँ पे लगा दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करें, हाइड्रोजन यहाँ y है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो इनको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y/2 करने पड़ेगा। बेसिक मैथ्स है, ठीक है। यहाँ y हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑलरेडी हैं, तो क्या हो जाएगा y/2 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है 2x है ना, है कि नहीं, यहाँ पे भी 2x हाइड्रोजन है और साथ ही में आपकी क्या है, साथ ही में y/2 हाइड्रोजन भी है कि नहीं। तो O2 तो मेरी यहाँ पे x है, तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया, प्लस यहाँ पे O ही केवल y/2 है, तो मतलब y/4 हो जाएगी आपकी यहाँ पे O2। इस प्रकार से ये इक्वेशन बैलेंस होगी, समझ आया। यहाँ पे O2 है x, तो उसका O2 की जगह x लिख दिया। अब यहाँ पे केवल सिंगल ऑक्सीजन एटम है y/2, ठीक है, तो डबल कितना हो गया y/4। आ गई समझ, इतना हमने बैलेंस कर दी इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट देखो x CO2 मेरे पास कितनी है 40 मिलीलीटर। 40 मिलीलीटर से मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ, निकाल लूँ 40 से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय 22400। निकाल सकती हूँ, इससे निकाल सकती हूँ कि नहीं निकाल सकती, है ना, निकाल सकती हूँ, बट मुझे ना एक्चुअली इतना करने की भी जरूरत नहीं, इससे तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है। ये गलत नहीं है, बट इतना करने की भी मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर चीज आपकी गैसियस फॉर्म में है। ये हाइड्रो आपके यहीं पे लिखा हुआ है गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये भी गैस है, सब कुछ गैस है, ये भी गैस है, ये ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑल आर योर गैसेस। ये भी ये भी गैस है, ये भी गैस है, राइट, सारी आपकी गैसेस है। तो गैसेस के केस में हमने एक लॉ पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, कौन सा लॉ था, एवोगैड्रो लॉ। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि जो रेशियो होती है वॉल्यूम ऑफ गैसेस की इन द रिएक्टेंट एंड इन द, मतलब कि अगर कार्बन का इतना रेशियो है तो यहाँ पे भी उसका इतना ही रेशियो रहेगा, बताया था कि नहीं। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे कितने कार्बन है, x कार्बन है, ठीक है, x लिया, यहाँ पे x मोल्स हैं कार्बन के, यहाँ पे कितने मोल्स हो गए, 1 सेकेंड, हाँ,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, ये पूरे के पूरे पे, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं लिखा। मोल्स क्या होते हैं, जो पूरी मॉलिक्यूल के बाहर लिखे होते हैं, राइट, है ही नहीं। तो यहाँ पे 1 मोल है। यहाँ पे कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में x मोल्स ऑफ कार्बन है, तो उसकी जगह मैंने x लिख दिया और इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, CXHY के। तो मैं इसको आपको फॉर इजीयर मैं पहले वर्ड्स में लिख देती हूँ, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY, ठीक है। ये कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY हो गए, विच इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस और वॉल्यूम ऑफ CXHY गैस के। यही होता है एवोगाड्रोस लॉ कि मोल्स और जो वॉल्यूम होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। होते हैं कि नहीं होते, जितना ज्यादा मोल्स ऑफ गैस होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। ये याद है, ये वाली रिलेशनशिप लिखाई थी, V इज प्रोपोर्शनल टू N, कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जब सारी की सारी गैसेस हैं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं, x है कि नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, या x लिख दिया। CXHY के 1 मोल है। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है, 40 ml। वॉल्यूम ऑफ CXHY कितना है, 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है मेरी 4, आ गई। अब सिमिलरली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y क्या है आपका, फिर से y है H2O, तो यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ CXHY गैस। ये सारी गैसेस हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O तो मुझे नहीं पता, लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है, सॉरी, y/2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY 1, तो 1 की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ H2O दिया हुआ है 50 ml। वॉल्यूम ऑफ CXHY कितना दिया हुआ है, 10 ml। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, ये गया, y की वैल्यू आ गई 10, आ गई y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू भी आ गई 4, y की वैल्यू भी आ गई 10। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 14। कितना आया, 14। तो दैट इज योर आंसर। क्या आंसर है इसका, 14। अंडरस्टूड। ये फिर से 2024 क्वेश्चन है। कौन सा लॉ ये गाना है, इजी कर दो क्वेश्चन को। जब सभी कुछ गैस में दे रखा है तो मुझे पता है कि मैम जो रेशियो होता है मोल्स का वो एग्जैक्टली वैसे वेरी करता है जैसे रेशियो हो गया मेरा किसका, वॉल्यूम का, ठीक है। तो सबके रेशियो ले लिए कि मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CXHY। समझ आई ये चीज कि जितने CO2 का मोल्स है वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम ऑफ CO2, और जितने मोल CXHY के हैं वो उसकी वॉल्यूम ऑफ CXHY के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के, ये वाला जो साइन है ना, ये हटा के हम ये दोनों चीजें अगर इनका रेशो लेते हैं बच्चा, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आ गई ये चीज समझ, और इससे एकदम करेक्ट आंसर आता है विच इज योर 14 नंबर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट है बच्चा आपके पास नया एक और रिएक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या दे रखा है यहाँ पे दे रखा है आपको PbCl2 plus 2NH4 whole thrice PO4 gives you Pb3PO4 whole twice plus 6NH4Cl। एक पूरी की पूरी इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या बोला हुआ है कि आपके पास कितने मिलीमोल्स PbCl2 है, ये दे रखा है। आपके पास 50 मिलीमोल NH3PO4 है, तो आपको बताना है कि कितना Pb3PO4 होल ट्वाइस आपका बनेगा। इजी पीजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फिर से यहाँ देखो, सबसे पहले रिएक्शन देख के क्या समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि मुझे 3 मोल्स PbCl2 के चाहिए और 2 मोल्स NH4 होल थ्राइस PO4 के चाहिए, तब जाके मेरा 1 मोल Pb3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। समझ आया? मतलब कि 3 मोल लेड क्लोराइड यूज करता है 2 मोल अमोनियम फॉस्फेट के। समझ आई ये चीज? ये है आपका लेड क्लोराइड, ये है अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ कि मेरे 2 मोल्स अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल सॉरी
2 मोल्स NH4 होल थ्राइस फॉस्फेट यूज करता है कितने? यूज करता है 3 मोल्स PbCl2 को, ऐसा लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 1 मोल NH4 होल थ्राइस PO4 यूज करेगा 3/2 मोल्स ऑफ PbCl2 को करेगा। तो देयरफॉर मेरे को कितने दे रखे हैं? मुझे तो दे रखे हैं इसके 50 मिलीमोल्स। कितने दे रखे हैं? 50। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ देयरफॉर 50 मिलीमोल्स ऑफ NH3PO4 कितना यूज करेगा? 3/2 इंटू 50 मोल्स ऑफ PbCl2 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 75 करेगा कि नहीं? 75 मिली मोल्स ऑफ PbCl2। इतनी चीज सभी को समझ आई? इतने मोल्स PbCl2 यूज करेगा, पर आपके पास है कितने? 72 ही है PbCl2। दिखाई दे रहा है? 72 ही है, और मुझे तो पूरे 50 मिलीमोल को रिएक्ट कराना है, तो 75 चाहिए। तो इसका मतलब PbCl2 मेरा क्या हो गया? PbCl2 है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। अभी इस केस में लिमिटिंग मतलब अब ये जितना है, अगर ये 72 मिलीमोल्स है तो ये इसके उतने से ही रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा अमोनियम फॉस्फेट बच जाएगा। समझ गए? तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसका ये मतलब है कि जितने मोल्स मेरे पास PbCl2 के थे, अब सारी रिएक्शन, ये चीज समझ जाओ, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है इसका पहले आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करना आ गया लिमिटिंग रिएजेंट, कि अगर 2 मोल्स अमोनियम फॉस्फेट को जब 3 मोल्स PbCl2 चाहिए, तो 1 मोल को 3/2 चाहिए होंगे। इसका मतलब कि कितने? 72 मिलीमोल्स को कितने चाहिए? कितने चाहिए? 75 मिलीमोल्स चाहिए, पर मेरे पास तो 72 ही है, तो कम है। जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब सारा का सारा रिएक्शन जब लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद सारा का सारा रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। जितने मोल्स या जितने ग्राम्स लिमिटिंग रिएजेंट के पास है, सारा रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट भी लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो आगे क्या करना है? 72 मिलीमोल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इससे मैं एक और चीज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं ये सब इरेज कर रही हूँ। इसका मतलब है अब सारा रिएक्शन 72 मिलीमोल्स पे डिपेंड करने वाला है। इसका ये मतलब है कि बच्चा 3 मोल्स PbCl2 से मुझे 1 मोल मिल रहा था कितना? Pb3। 1 मोल मिल रहा था Pb3 PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मोल PbCl2 से मुझे मिलेगा 1/3 Pb3PO4। तो पर मेरे पास तो 72 है, तो देयरफॉर 72 मिली मोल PbCl2 से मुझे मिलेगा 1/3 इंटू 72 ऑफ लेड फॉस्फेट। तो इसका क्या आंसर आएगा? 3 2 6 एंड 3 4 12, तो 24 मिली मोल्स। कितना आ गया? 24 मिलीमोल्स। यही आपसे आंसर पूछा है, कितना बनेगा? 24 मिलीमोल्स इसका आंसर आ गया। वेरी इजी, वेरी इजी। यही इसका आंसर है, 24 मिलीमोल्स इसका आंसर आ गया। चलिए आगे, समझ आई ये चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको दिया हुआ है द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट इज। अब जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूं ना, बस लिखने लेने अपनी नोटबुक में, अपने आप पहले क्वेश्चन पढ़ना है। पहले मुझसे समझ लो, समझ नहीं आए क्वेश्चन समझो, फिर मैं पहले क्वेश्चन समझा दिया, फिर खुद से ट्राई करो कि मैम क्या बोल रही। मैम ने पहले पिछले से पिछले में बताया था एवोगाड्रोस लॉ, तो उस पर मुझे क्वेश्चन मिला, मैंने किया, आई चीजें समझ। चलिए नेक्स्ट देखो, इतने क्वेश्चन, इतनी मेहनत कोई नहीं कराने वाला, तो अगर मैं आपसे मेहनत करवा रही हूँ तो मैं आपकी मेहनत एक्सपेक्ट भी करती हूँ तभी होएगी केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और चीज बता देती हूँ थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, कि केमिस्ट्री जेईई में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ना इसका जो सिलेबस है बहुत डिफाइंड है। इसके बाद से कुछ जेईई मेंस स्पेशली वेरी इजी टू क्रैक।
अगर देखो आपको इतने PYQs, और अभी आप देखोगे कि मैम आपने जो PYQs कराए हैं और जो पहले क्वेश्चंस कराए थे वो एकदम सिमिलर थे कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करे थे, यही कॉन्सेप्ट पे यहाँ क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग खोलने की जरूरत है। मैं हर बार ये वर्ड रिपीट करती हूँ कि ओपन योर माइंड। कैसे ओपन होगा? जितना बुक और कॉपीज भरेंगी आपकी, उतना ही दिमाग आपका ओपन होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, आपसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा हुआ है द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट इज, ये चीज आपसे पूछी हुई है। क्या है? द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पूछा हुआ है आपसे, जिसकी 70% क्या है? प्योरिटी। पूरा का पूरा प्योर नहीं है वो। इसमें क्या बताना है आपको? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी। तो आपको डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की, हमेशा याद रखना सोल्यूशन की डेंसिटी होती है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है सेंटीमीटर क्यूब इज सिमिलर टू मिलीलीटर्स, तो पर मिलीलीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है? 1 लीटर वॉल्यूम भी दिया हुआ है ना? तो इससे मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.54 और वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 1000 मिलीलीटर, है कि नहीं? तो इससे क्या आ गई? 1540 ग्राम्स मेरी आ गई मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसकी मोलारिटी ऑफ 1 लीटर हैविंग 70% प्योरिटी बाय वेट, और आपको मोलर मास भी दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा? मोलर मास। नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी? नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी? मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब इस सोल्यूशन में आपको क्या दे रखा है कि इसकी केवल 70% प्योरिटी है। ये तो मेरे पास पूरी सोल्यूशन का मास आ गया, है ना? अब इसमें क्या बोला कि वो केवल 70% प्योर है, तो इसका मतलब कि 1540 का 70% कितना होता है? 70% इसका बेटा, इसका 70% हो जाएगा आपका 1078 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1078 ग्राम। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास इतना ऑर्थो H3PO4 का सोल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, उसने बोला कि आपके पास H3PO4 का सोल्यूशन है 1 लीटर का, उसकी 70% प्योरिटी और उसकी डेंसिटी ये है। तो डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो उससे मास निकालिए सोल्यूशन का। अब मेरे पास ये पूरा सोल्यूशन H3PO4, पर ये बोल रहा है कि ये जो सोल्यूशन है ये केवल 70% प्योर है, मतलब केवल इसमें इतना ही मेरे पास H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इतना ग्राम्स। अब इतना ही ग्राम्स मेरे पास है। अब इसकी मोलारिटी निकालनी तो मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ H3PO4 कितना होगा? गिवन मास है मेरे पास 1078 ग्राम्स, है कि नहीं? 1078 ग्राम्स। और मोलर मास आपको दे रखा है 98, तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने 98 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1078 डिवाइड बाय 98 विच इज इक्वल टू 11। कितना आ गया? 11 मोल्स आ गए। ये मोल्स आए हैं, क्या आए? 11 मोल्स आए हैं। अब इसकी मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट H3PO4 विच इज अ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम तो दे रखा है 1 और इसके 11 मोल्स है, 1 लीटर है, तो इसकी मोलारिटी क्या आ गई? 11 मोलर सोल्यूशन। वेरी इजी। तो इसका आंसर क्या है? 11। इजी तो कुछ भी नहीं दे रखा था। एक तरीके से देखा जाए तो मैम मुझे तो समझ ही नहीं आया, 1 लीटर सोल्यूशन है, 70% प्योरिटी है, क्या मतलब है? डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है। चीजें पढ़नी सीखो। क्वेश्चन में से क्वेश्चन क्या है? आपकी एक मिस्ट्री बॉक्स है, सब कुछ वही होता है, बस उसको आपको ढूंढना है कि यार इसमें क्या क्या है। डेंसिटी है, वॉल्यूम है, मास निकाल लिया। मास निकालने के बाद मुझे ये भी बोल रखा है कि जो भी मास आएगा ना उसका केवल 70% ही प्योर है, तो 70% निकाल लिया। अब मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम फिर से दे रखा है, मोल्स मैंने निकाल लिए, मोलारिटी मेरी आ गई। इजी था, बहुत इजी था। +4 कर दो 2024 का क्वेश्चन। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन required to produce 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। तो आपको क्या है? आपको बोल रहा है कि आपने मीथेन का कंबशन कराया,
ठीक है, मान लिया मैंने, और आपसे CO2 बनेगी और आपसे वाटर बनेगा, ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि आपने ना 22 ग्राम, पहले सबसे पहली चीज क्या होती है, इक्वेशन बैलेंस करनी। हर बार बोलती हूँ, कार्बन्स बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी बैलेंस। अब नेक्स्ट में क्या है, अब ये इस इक्वेशन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन इज। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 1 मोल CH4 से मुझे 1 मोल CO2 मिल रही है। इसका मतलब CO2 का 1 मोल कितने का होता है, 44 का होता है, 44 ग्राम्स का होता है, ये तो मैंने बताया था। कार्बन का क्या होता है, 12 प्लस 32 इज 44, 44 ग्राम मोलर मास मतलब 1 मोल्स, राइट। तो 1 मोल का मतलब है 44 ग्राम। तो मतलब CH4 का 1 मोल कितना हो गया, 12 प्लस 4 इज 16, तो 16 ग्राम। इसका मतलब है कि 16 ग्राम मेरा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। 16 ग्राम मीथेन मेरा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये बोल रहा है कि 22 ग्राम कितना देगा, हाँ, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो 22 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 22 ग्राम का मतलब हो गया 22 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब क्या हो गया, इसके 0.5 मोल्स हो गए कि नहीं। अब 0.5 मोल्स ऑफ CH4 वही होगा। तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स ही तो पूछे, हाँ, द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पूछे, तो देयरफॉर मोल्स, नंबर of moles of CH4 required is also 0.5 moles, बट आपको आंसर साइंटिफिक नोटेशन 10 to the power -2 में दे रखा है। इसका मतलब कितना होगा, -1 मतलब 550 इंटू 10 raised to the power -2 मोल्स इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे 50, क्या लिखेंगे 50, क्योंकि आपसे पूछा है x की वैल्यू, x इंटू 10 to the power -2, तो यहाँ पे आएगा 50 इसका आंसर। समझ गए, ये बहुत इजी सवाल था, ये तो एकदम इजी पीजी सवाल था। ठीक है, चले आगे, कोई और मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो समझ आया क्या किया है मैंने। CH4 + 2 ऑक्सीजन कंबशन करा दिया, पहले इक्वेशन बैलेंस किया। मीथेन का कंबशन रिएक्शन का इक्वेशन बैलेंस करना सबसे पहली बात है। उसके बाद एक आपको चाहे इक्वेशन ना लिखनी आती हो, मीथेन ना लिखने आता हो, पर अब मैंने मीथेन ईथेन तो आप थोड़े से अभी सीख जाओगे। मीथेन का मतलब है जो 1 कार्बन का और ऐसे 4 हाइड्रोजन लगे हो। चलो अभी यहाँ पे मत करो, पर मैं आधी इक्वेशन आपको टेस्ट में लिख के दे दूंगी, बाकी ये इक्वेशन सॉल्व करनी आपको थोड़ा और पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री अपने आप आ जाएंगी। यहाँ पे इतना लोड मत लो, यहाँ पे केवल नंबर्स पे लोड लो। इक्वेशन मैं लिख के दे दूंगी, उसको बैलेंस करोगे सबसे पहले आप, मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं दूंगी टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि 1 मोल मीथेन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है 44 ग्राम और 1 मोल मीथेन का मतलब होता है 16 ग्राम, जो इनके मोलर मासेस हैं। तो फिर आपको 22 ग्राम ही क्वेश्चन में दी हुई। 22 ग्राम का क्या मतलब हो गया, इसका आधा मतलब आधा ग्राम हो गया, मतलब आधे मोल्स भी हो जाएंगे। तो 0.5 मोल CO2 के हैं, तो 0.5 ही CH4 के यूज होंगे, तो 0.5 मोल्स ही यूज होंगे। तो वही आपसे पूछा है, पर साइंटिफिक नोटेशन पे ध्यान देना है। सीधे 0.5 लिख के आए, गलत, पूरा गलत आंसर, इवन तो आपको आता था। तो इसीलिए इन चीजों पे बहुत ध्यान देना, जो सबसे पहले आपकी मैम ने 2 दिन लगा के 3 दिन लगा के समझाई थी, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो हर बार वो पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया। The number of silver atoms deposited on a plate are। क्या है आपके पास इतनी थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर है, कुछ है थिकनेस है उसकी विड्थ दे रखी है आपको 0.05 सेंटीमीटर, और एक प्लेट है आपके पास, एक प्लेट है जिसका एरिया दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर,
और आपको पूछा है कि इस प्लेट पे जिसकी इतनी थिकनेस है उस पे कितने सिल्वर एटम्स डिपॉजिट कर सकती हूँ, कितने सिल्वर एटम्स को इस पे मैं बैठा सकती हूँ, ये आपसे पूछा है। कैसे निकालोगे? वेरी इजी। वंस अगेन आपको थिकनेस दे रखी है और साथ में क्या दे रखा है? एरिया, है ना। तो इससे मैं सबसे पहली चीज निकालूंगी वॉल्यूम। क्या निकालूंगी? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू जो भी आपको विड्थ जो भी दे रखी है इंटू लेंथ कर देते हैं, है ना। तो इससे एरिया आ जाएगा। एरिया आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में। फिर से आ गई कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन इसीलिए सिखाई थी मैंने। तो मीटर्स को सेंटीमीटर में कर दो या चाहे सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, एक ही बात है। तो इसको अगर मैं मीटर्स लिखा हुआ है 0.05 इंटू कर देती हूँ 10⁻⁻⁴ कर दूं, क्योंकि 10⁻⁻² सेंटीमीटर होता है। सॉरी 10⁻², वेरी सॉरी अबाउट इट। 10⁻, मीटर को सेंटीमीटर में करूंगी तो 10⁻², पर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, राइट। स्क्वायर था, अब इंटू करना है एरिया विच इज 0.05 वंस अगेन। तो इससे बच्चा आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0.05 इंटू 0.05, इससे आपका एरिया आ जाएगा कुछ 2.5 या 25 सेंटीमीटर क्यूब। 25 सेंटीमीटर क्यूब का आपका एरिया आ जाएगा। आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्या है? ये एरिया आ गया, ये सॉरी वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम की क्वांटिटी क्यूब में होती है, साथ में आपको डेंसिटी भी दे रखी है, दिखाई दे रही है। तो डेंसिटी से मास निकाल सकती हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरे पास है, डेंसिटी मेरे पास है, तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है मेरे पास 7.9 इंटू वॉल्यूम है मेरे पास 25। तो 7.9 इंटू 25 मेरा कितना होता है? 7.9 इंटू 25 हो गया, ठीक है। एक बार ये यहीं तक छोड़ देते हैं। ये मेरा मास आ गया। अब मुझे क्या पूछे? नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं मेरे से, राइट। तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ Ag कितना होता है? मोल्स ऑफ Ag हो जाएगा गिवन मास जो कि है 7.9 इंटू 25 अपॉन मोलर मास जो कि कितना है? 108 दे रखा है यहाँ पे। Ag का मोलर मास है 108, लिख दिया है यहाँ पे। मोलर मास हो गया। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, पर आपसे क्या बोलता है? नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ag कितना होगा? इंटू एवोगाड्रो नंबर 7.9 इंटू 25 अपॉन 108 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप बच्चा, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 11.01 इंटू 10⁻23। तो यहाँ 11 लिख दीजिए। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे? कुछ 11 इंटू 10⁻23 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एकदम इंटीजर में आपको आंसर्स देने होते हैं, डेसिमल्स मोस्टली नहीं पूछते, वो न्यूमेरिकल में जिसमें टाइप करना होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपसे केवल नंबर ही पूछा जाता था। यहाँ 11 लिखेंगे, बाकी लिखा हुआ है इंटू 10⁻23। अंडरस्टूड? इजी था ये भी। क्या किया? हर चीज यहाँ पे गिवन है। डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम निकाल लिया। सॉरी वॉल्यूम गिवन, पहले वॉल्यूम निकाला क्योंकि प्लेट का साइज गिवन था तो वॉल्यूम आ गया, है ना। उसके बाद मास निकाल लिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके मास आ गया, मतलब मास ऑफ Ag आ गया। उसको मोलर मास से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से इंटू करूंगी तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Ag, जो मेरे पास आ गया 11 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Ag उस प्लेट पे बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। मोलालिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ये तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको। आपको क्या दे रखा है? देखो 2024 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने कितने किए क्लास में? ये देखो 0.8 मोलर H2SO4। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 0.8 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। यही बात होती है, ठीक है। अब क्या दे रखे है आपको? डेंसिटी भी दे रखी है सोल्यूशन की। अब आपको मोलालिटी पूछी हुई है, मोलालिटी पूछी हुई है।
मोल्स मेरे पास है ही, है ना, मोल्स मेरे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, तो वो तो मैं निकाल लूंगी डेंसिटी से। तो डेंसिटी कितनी दी हुई, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूशन मैं निकाल सकती हूँ विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा, डेंसिटी है मेरे पास 1.06, वॉल्यूम देखो इसका क्या मतलब होता है, मोलारिटी का मतलब है 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो 1000 ml हो गया, 1000 ml। तो कितना हो जाएगा 1060 ग्राम आ गया। इतना आपका सोल्यूशन का मास आया है। आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो मोल से कि मैंने क्या निकाल दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 से मैंने क्या निकाल दिया, मास ऑफ H2SO4 क्या होता है। तो मोल्स एक बार मिटा देती हूं, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, हो जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू इट्स मोलर मास। मोल्स कितने हैं, 0.8 मोल्स हैं, राइट। H2SO4 का मोलर मास होता है 98 शायद से, राइट। बहुत बार मैं निकाल चुकी तो मुझे थोड़ा सी याद हो गई हैं क्वांटिटीज। हाँ जी 98 होता है, 0.8 इंटू 98 इज 78.4 ग्राम, 78.4 ग्राम्स। तो ये आपका मास ऑफ H2SO4 आ गया। तो ये क्या है, ये आपका सल्यूट है कि नहीं, ये आपका सल्यूट है, ये आपका सोल्यूशन का मास था, ये आपका सोल्यूशन का मास था। तो सॉल्वेंट का मास निकाल लेती हूँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सोल्यूशन 1060 माइनस सोल्यूट 78.4 विच इज इक्वल टू कितना, जब इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा 981.6 ग्राम्स, 981.6 ग्राम्स। ये आ गया आपका सॉल्वेंट का मास। अब मोलारिटी निकालना इजी है, वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होते हैं, यही होती है मोलारिटी का फॉर्मूला, याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। तो सॉल्वेंट का मास है मेरे पास 981.6 ग्राम्स है, तो इस पूरे को 1000 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि केजी में आंसर आता है। तो जब आप इसको करेंगे बच्चा सॉल्व, तो आपका आंसर आएगा कुछ 0.815, कितना आएगा 0.815। अब 0.815 को कन्वर्ट करना 10 टू द पावर -3 में, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, तीन डेसिमल प्लेसेस मूव करके 815 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर भी इसका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे आएगा 815। देखो साइंटिफिक नोटेशंस में सब कन्वर्जन्स करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि हर में पूछा जाता है आपसे। आइए चीज समझ, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक सोल्यूशन है H2SO4 का is 31.4% H2SO4 by mass and has a density of 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। द मोलारिटी पूछी हुई है, सोल्यूशन इज, तो आपके पास एक सोल्यूशन H2SO4 का जो केवल इतना प्रतिशत बाय मास है। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर 100 ग्राम वाटर है तो उसमें मेरे पास 31.4 ग्राम H2SO4 होगा। ये चीज समझ आई, वाटर नहीं लिखूंगी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिखना है 100 ग्राम सोल्यूशन। क्या लिखना है, 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर मेरे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 31.4 ग्राम H2SO4 है। इसका ये मतलब होता है बाय मास, और इसकी डेंसिटी भी आपको दे रखी है। जब डेंसिटी किसकी होती है, पूरे सोल्यूशन की दे रखी होती है। डेंसिटी किसकी, सोल्यूशन की। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है कि नहीं। आपको मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे करके निकाल सकते हो, मास अपॉन डेंसिटी करके। मास कितना है आपके पास, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है कि नहीं, और डेंसिटी आपके पास कितनी है 1.25 है कि नहीं, तो इससे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
इन लीटर्स, यही होता है। सल्यूट क्या है? H2SO4, इसके मोल्स कैसे निकालूंगी? मेरे को दे रखा है 31.4 ग्राम, तो मोल्स ऑफ H2SO4 वेरी इजी, कितना गिवन है? 31.4 ग्राम, और मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 होता है। तो इससे मेरे पास मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे। कितने मोल्स आएंगे? एक बार यहीं तक छोड़ देते हैं, मोल्स आ गए। अब इसके बाद क्या करना है? मोल्स आ गए, अब इसके बाद मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी बहुत इजीली निकल जाएगी। तो मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पे इस वाले में पुट कर दूं, मोल्स ऑफ सल्यूट है 31.4 अपॉन 98 है कि नहीं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम कितना आया था सोल्यूशन का? अभी देखो कितना आया था, 100 इंटू 1.25, ये मिलीलीटर्स में आंसर है, तो इंटू 1000 भी करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा जब आप सॉल्व करोगे बच्चा, तो आपका आंसर आएगा कुछ 4 के अराउंड। कितना आएगा? कुछ 4 के अराउंड आएगा। तो वही इसका 4 मोलर आंसर हो गया, 4 मोलर हो गया। 41 नहीं है, वो 4 मोलर है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? मजे आ रहे क्वेश्चंस करते हुए? ये सारे क्वेश्चंस देखो मैं इतनी मेहनत से करवा रही हूँ, आपको आने चाहिए, अब तक तो समझ आ जानी चाहिए। जिस मेथड से मैं कर रही हूँ इजीएस्ट मेथड है चीजें समझने का और समझाने का भी। समझो धीरे धीरे चीजें, जो मैं बोल रही हूँ उसके बाद खुद से क्वेश्चन करो, वही थिंकिंग लगा के। जिस थिंकिंग से मैंने समझाया उसी थिंकिंग से आप सोचने लगोगे तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चले आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं हम। लास्ट है ये, द वॉल्यूम ऑफ इन मिलीलीटर ऑफ 0.1 molar AgNO3 required for complete precipitation of chloride ions present in 20 milliliter of 0.01 m solution of this as silver chloride is। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। देखो थोड़ा एक और बार पढ़ो इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे क्या है, AgNO3 की मोलारिटी आपको दे रखी है, आपने इसका प्रेसिपिटेशन कराया है क्लोराइड आयंस का यूजिंग 20 ml ऑफ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ दिस। अब याद रखना जो AgNO3 होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ोगे 12th क्लास तक, AgNO3 एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है जो कि प्रेसिपिटेशन के लिए यूज होता है। किसके? जब भी बाहर क्लोराइड आयंस हो, या तो क्लोराइड हो या फ्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, मतलब कोई भी क्या होना चाहिए, हलाइड आयन, हैलोजेंस है ना ग्रुप 17 वाली, वो सारी हलाइड आयंस का प्रेसिपिटेशन AgNO3 करवाती है। तो क्या बना लेती है, AgNO3 से बन जाता है। अगर Cl का कराया तो AgCl बन गया। आइए चीज समझ, तो ये एक क्लोरीन आटम, एक फ्लोरीन आटम, एक Ag आटम रिप्लेस करता है, एक Ag और एक क्लोरीन, तो 1:1 का रेशो है। अब यहाँ पे देखो आपके पास बाहर कितनी क्लोरीन्स लगी हुई हैं, 2 क्लोरीन्स लगी हुई हैं, तो मतलब कि ये तो पूरा का पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन्स हैं और यहाँ पे एक ही AgNO3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका ये मतलब हुआ कि मुझे केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड, जिसके बाहर केवल Cl2 का मुझे रिप्लेसमेंट करवाना है AgNO3 से, तो एक मॉलिक्यूल के लिए मुझे 2 मोल्स ये लगेंगे, मतलब कि 1 मोल इसके लिए 2 मोल AgNO3 लगने वाली है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ AgNO3 लगने वाला है। ये चीज समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पे आपको दे रखी है मोलारिटी किसकी? AgNO3 की। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, मिली मोल्स ऑफ Cl माइनस निकाल लेते हैं। तो Cl माइनस आपको कितना दे रखा है? 20 ml दे रखा है, तो मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ मिली मोल्स ऑफ Cl माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा? मिली मोल्स का मतलब होता है कि वॉल्यूम को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ मोलारिटी से, समझ आया? वॉल्यूम है 20 ml और मोलारिटी है 0.01। ठीक है, तो इससे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0.02 का मेरा आंसर आ गया। तो 0.02 मिली मोल्स मेरी इसकी मोलारिटी आ गई। ठीक है, सिमिलरली मिली मोल्स ऑफ Cl आ गए,
पर अभी आपको देखो, अब आपको मिली मोल्स ऑफ AgNO3 निकालने, मिली मोल्स ऑफ AgNO3। अब आपको समझ आ रहा है कि इसके जितने मोल्स हैं उसके ट्वाइस मुझे AgNO3 के चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे वॉल्यूम इनटू ये तो होगा, साथ में इनटू n भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो n कितना है, वॉल्यूम तो मुझे नहीं पता, वॉल्यूम तो मुझे फिगर आउट करना है। मोलारिटी मुझे पता है 0.1 m है, और n क्या है कि इसका डबल अमाउंट मुझे AgNO3 चाहिए, तो इनटू मैं 2 कर दूंगी तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट। या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि अभी तो हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो इसके मिलीमोल्स निकालने थोड़े टिपिकल हो जाएंगे। पर मुझे ये पता है कि AgNO3 के मोल्स मुझे कितने चाहिए, इसके ट्वाइस चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सीधे 0.02 इंटू 2 कर दूंगी विच इज इक्वल टू 0.04 मिली मोल्स। कर दिए, क्योंकि वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, बट इस मेथड से मैंने मिली मोल्स निकालिए AgNO3 के। अब AgNO3 के मिली मोल्स आ गए, आपको मोलारिटी दी हुई है, तो आप वॉल्यूम तो बहुत इजीली निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिली मोल्स आ गए, इसका मतलब 0.04 मिली मोल्स मेरे पास इसके हो गए। अब इसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता, मोलारिटी मुझे पता है कितनी है, 0.1 m। तो इससे जब आप वॉल्यूम निकालेंगे बच्चा, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो बच्चा आपका आंसर आएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज इक्वल्स टू, ये 20, यहाँ पे 1 सेकेंड, 20 यहाँ पे आएगा इस प्रकार से, ये 20 इंटू 0.01 है, ये 0.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पे भी आप 0.04 की जगह लिखेंगे 0.4, कितना लिखेंगे, 0.4, ठीक है। और हमारे पास ये तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज इक्वल टू 4 मिलीलीटर। यही आपसे पूछा है, यही आपका आंसर आ गया कि सिल्वर क्लोराइड का आपको 4 मिलीलीटर सोल्यूशन देना होगा। चीज समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में 2 क्लोराइड आयंस मुझे प्रेसिपिटेट कराने हैं। एक AgNO3 एक ही क्लोराइड आयन करा सकता है। तो पहले मैंने इसके मिलीमोल्स निकाल लिए, तो मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, मतलब कि AgNO3 की ट्वाइस मात्रा लगेगी, तो उसके ट्वाइस मिलीमोल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसको मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, और मैंने ये मोलारिटी का ही फॉर्मूला, ये क्या है, मोलारिटी, यहाँ पे आ गई मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है मोलारिटी का फॉर्मूला। तो उससे मैंने मिलीलीटर्स में आंसर निकाल लिया आपका, इजी हो गया। तो यहाँ तक आज का सेशन रखते हैं। लास्ट में आपके लिए फिर से क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, देख लेना, PDF में आपको मिल जाएगा। आई होप आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट एंड लर्निंग रही होगी। अब नेक्स्ट सेशन से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड जो भी डाउट्स होंगे आपके पास, वो डाउट्स आपको कहाँ पे पूछने, मेरे से पर्सनली पूछने हैं। कोई डाउट सेशन रखेंगे तो वील डिसाइड अ डेट, तो प्लीज कीप इन कॉन्टैक्ट विद योर टीचर, वही आपको गाइड कर सकता है। सारे डाउट्स क्लियर करो, जो भी थोड़े से भी डाउट्स है, वो भी सिली पीरी डाउट्स है, वो भी क्लियर करते अभी से चलो, राइट। तो डू योर DSA, और आपकी 29th को टेस्ट है, रिमाइंड